So, hi guys. Today we are going to discuss stack. Today from now our playlist, the stack. We are starting our playlist that is stack. Let's understand what is stack and let's solve some questions. So, uh, what is stack? Stack is a linear data structure. There are many data structure. There are two types of data structure, that is linear and the one is non-linear. ठीक है, तो linear and non-linear. linear में क्या आता है? stack, queue, hash. ओके, non-linear में बाइनरी ट्री और इधर लिंक्ड लिस्ट आ गया बाइनरी ट्री. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने वही. तो अब ये स्टैक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है. अब इसमें क्या होता है? लिमिटेड एक्सेस होता है क्योंकि हमारे पास स्टैक का एक फिक्स साइज़ होता है. ठीक है, तो उसमें हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होगा. अगर हमारा स्टैक का साइज़ एलिमेंट स्टैक का साइज़ नहीं स्टोर कर पा रहा है, स्टैक का साइज़ फॉर एग्जांपल 5 है और मेरे पास एलिमेंट 10 है, तो वो सारे एलिमेंट्स ओवरफ्लो हो जाएंगे. ठीक है, तो मेरे पास इसमें क्या हो गया? लिमिटेड एक्सेस हुआ. और स्टैक क्या है? स्टोर कर लेता है एनी टाइप ऑफ डेटा, जैसे इंट भी कर लेगा, कैर भी, पेयर भी, डबल भी, स्ट्रिंग भी. और स्टैक फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लिफो मैकेनिज्म. लिफो मैकेनिज्म स्टोर करता है ये. तो अब हम इसके एप्लीकेशंस पर चलते हैं. सबसे पहले इसका तो अब हम चलते हैं स्टैक के एप्लीकेशंस पर. एप्लीकेशन क्या है? ये क्या अंडू, जो हमारा अंडू प्रोसेस होता है वो हमारा स्टैक से होता है. अभी हम आगे समझेंगे कैसे होता है. और फंक्शन कॉल मैनेजमेंट, जितने भी फंक्शंस हमने देखा होगा. रिकर्शन क्या यूज़ करता है? स्टैक यूज़ करता है. जब भी हम कोई उसके अंदर फंक्शन कॉल हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब हम कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बैक जा रहे होते हैं. तो जो भी हमारा ये मेरा स्टैक हुआ, ठीक है, मैं एक स्टेप चली, ठीक है, 2 स्टेप चली, 3 स्टेप चली. ठीक है, तो स्टैक में 1 2 3 ये सारा स्टोर होगा. ठीक है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल Z करूँगी, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला हटेगा. ठीक है, मैं एक स्टेप पीछे आऊँगी, फिर मेरा ये हटेगा, फिर मैं 1 पर आऊँगी, फिर मेरा ये हटेगा. तो जब भी तुमने देखा होगा कि हाँ, जब हम फाइल ओपन करते हैं तो हम आखिर में कंट्रोल Z से जहाँ पर हमने खोली थी सारे चेंजेस अंडू हो जाते हैं. जहाँ से खोली थी हम वहीं पर ही आ जाते हैं अगर. ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई. और इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन इवेल्यूएशन में काम आता है. जैसे मैं करते हैं x प्लस वाई है. ठीक है, तो अब स्टैक को इसको चेंज कर देगा पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स में. सबका आंसर जो है आउटपुट सेम आएगा, बट रिप्रेजेंटेशन सबके डिफरेंट हो जाएंगी. प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में क्या होगा कि जो ऑपरेटर्स होंगे वो बाद में लगेंगे, एक्स वाई ऐसे स्टोर होगा. ठीक है, अब प्रीफिक्स में क्या होगा? ऑपरेटर क्या है पहले आ जाएंगे, एक्स वाई ऐसे डिस्प्ले होगा. और इनफिक्स में जो जैसे है बिटवीन होगा. ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर? तो ये क्या है? एक्सप्रेशन इवेल्यूएशन में भी काम आता है. इन सब के अपने डिफरेंट यूजेज हैं. ठीक है, ये बेसिकली हम जब बाइनरी ट्रीज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं. ठीक है, और अब हम आते हैं बैक ट्रैकिंग भी में भी ये यूज़ होता है. वो भी इसकी एक एप्लीकेशन हो गई. कैसे? बैक ट्रैकिंग अपने में क्या यूज़ करते हैं? रिकर्शन करते हैं. और रिकर्शन किस पर बेस है? स्टैक पर. वो क्या करता है? अंडू करते हैं. ठीक है, तो अब ये हमने 4 पढ़ ली, एप्लीकेशंस पढ़ ली.
अब हम आते हैं इसके ऑपरेशंस पर। ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? पुश होता है, पॉप होता है, टॉप होता है और साइज होता है। पुश क्या करता है? एलिमेंट इंसर्ट। पॉप क्या करता है? एलिमेंट डिलीट। टॉप क्या है? जो टॉप पर एलिमेंट है वो डिस्प्ले करता है। और साइज बताएगा एक स्टैक का क्या साइज़ है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि हाँ हमने एक एग्जांपल लिया, तो अब हम उससे सॉल्व करने का करते हैं। अब स्टैक मैंने लिया, ये क्या है? लीफो पॉलिसी फॉलो करेगा, इसका लीफो मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट जो इसका अगर मैं स्टैक का रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जो हमने स्टैक ऑफ प्लेट्स देखा है। स्टैक ऑफ प्लेट इज़ रियल लाइफ एग्जांपल, जिसमें ये स्टैक ऑफ बुक है, ये एक मेरी बुक हो गई, ये एक मेरी बुक हो गई, ये मेरी हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? अब मैंने यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, ये मेरी प्लेट हो गई, ये मेरी प्लेट है, ये मेरी प्लेट है, ये मेरी प्लेट है, ये 4 मेरी प्लेट है। ठीक है, तो अब मैं उसमें मैंने सबसे पहले ये इंसर्ट करी है। ठीक है, लेकिन जब मैं पिक करने जाऊँगी तो मैंने जो सबसे लास्ट में रखी है वो पिक होगी। मैं पहले वाली नहीं, ये फर्स्ट वाली ये नहीं कर पाऊँगी, मैं टॉप वाली करूँगी। तो यही होते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। गॉट इट? तो अब हम चलते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो लास्ट इन सबसे पहले हमने 2 करा, ठीक है, फिर पुश करा 3, फिर दोबारा पुश ऑपरेशन, फिर 1। ठीक है, ये ऐसे मैंने पुश कर लिया। अब मैं आती हूँ पॉप पर। पॉप ने क्या कर दिया? पॉप ने इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया। ये वाला ऑपरेशन इसने 4 को कर दिया, फिर से पॉप आया, इसने इसको कर दिया। अब उसने पूछा टॉप, तो टॉप इस टाइम मेरा स्टैक में क्या है? एक ही एलिमेंट है, वो है 2। टॉप ने 2 रिटर्न कर दिया। ठीक है, टॉप इज पॉइंटिंग एट दिस पॉइंट। ओके, तो अब हमने क्या करा? हमने पुश कर दिया 5। ठीक है, अब हमने 5 पुश करा, तो अब मेरा टॉप यहाँ से हट के इधर पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब मेरे एलिमेंट क्या आ गए स्टैक में? 2 और 5 रहा, ये कर दिया। अब मैंने टॉप कर दिया 5, और अगर मैं अब साइज़ पूछती हूँ कि हाँ स्टैक में साइज़ क्या है, एलिमेंट कितने हैं, एक ये है, एक ये है, तो साइज़ क्या होगा? 2 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टैक होता है। समझ में आया? अब हम इसकी चलते हैं, हम कोड में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए C++ में एक STL लाइब्रेरी है। हम जब भी जनरली क्वेश्चन करेंगे, हम पूरा का पूरा स्टैक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम जस्ट जो फंक्शंस हैं उसको यूज़ करेंगे। हम इन फंक्शंस को यूज़ करके हम आंसर लेंगे, कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्टैक एक लाइब्रेरी हो गई, इंट उस कौन सा टाइप यूज़ करना है, डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करना है, और उसका वेरिएबल जो नाम है, उस स्टैक को कॉल कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया लाइब्रेरी, टाइप और वेर नेम हो गया। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ STL। तो अब हम चलते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन पर। ठीक है, अब ये जनरली क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करता है? बेसिकली अरे पर अभी हम करते हैं। ठीक है, अरे पर हम करते हैं कि अरे में कैसे यूज़ होता है। अब अरे की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अब मैं जनरली वो कर रही हूँ। ठीक है, तो अब अगर मुझे अरे की नॉर्मल, अगर मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आ रही है मेरी n²। ठीक है, n² बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर लूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON ला सकती हूँ। तो मैं उसका यूज़ क्यों नहीं करूँगी? मेरा टाइम रिड्यूस हो रहा है, ऑल्दो हमारा मोटिव टाइम रिड्यूस का ही होता है। अगर हम कोई भी वेबसाइट भी चला रहे तो हमें वेट करना पसंद ही नहीं है, हम स्विच कर जाते हैं या हम फिर बाद में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया? ठीक है, तो अब अगर मैंने डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा, स्टैक करा, तो मेरी डायरेक्टली वो आ गई कॉम्प्लेक्सिटी ON आ गई। ठीक है, समझ में आया? और अरे के क्वेश्चन मोस्टली स्टैक से होंगे,
या डेटा स्ट्रक्चर हीप से होंगे। अगर हीप का अभी जो मैंने प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करनी है उसमें वीडियोस हीप में, वो भी तुम देख सकते हो। हीप में क्या होगा बेसिकली, हीप में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओरिजिनल वो होगी n log n होगी, तो उसको हीप का यू रिड्यूस करके वो n log k में हो जाएगा। कैसे होगा, ये जनरली सॉर्टिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, मतलब इसकी इंट्यूशन होती है कि हाँ हमारा आंसर सॉर्टिंग से भी निकल रहा होता है, बट हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देते हैं। तो ये हमारी हुई आइडेंटिफिकेशन। आई होप यहाँ तक हुआ है क्लियर। तो अब हम चलते हैं आगे कि हम कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और थोड़ी सी इसकी और डीप जाते हैं कि ON² कैसे आई है। तो अब हम चलते हैं कि हाँ मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ON² आई कैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON² आई कैसे, ON² कैसे आई कि अब मैं मतलब ON² का क्या मतलब है, नेस्टेड लूप चल रहे होंगे, तो एक लूप मेरा 0 से n तक चल रहा होगा और सेम लूप हमारा J भी जो इसके इनर लूप होगा वो भी 0 से n तक चल रहा होगा। अगर ऐसा है तभी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² आ सकती है, अदरवाइज़ तो ON आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास यही एक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि अब जो काम मेरा I कर रहा है, ठीक है, वही सेम काम मेरा J भी कर रहा है, मैं सेम काम 2 बारी कर रही हूँ, ठीक है। तो अब उस चीज़ को मेरे को रिड्यूस करना है, या तो मेरे पास अब 2 ऑप्शंस होंगे कि हाँ मैं कैसे कर सकती हूँ, सेम काम मेरा I कर रहा है J कर रहा है तभी मेरी n² कॉम्प्लेक्सिटी आई है। तो अब इसमें अगर मेरे अब हम कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन, ये चीज़ होगी, ठीक है। रेपिटेटिव वर्क मतलब क्या हो गया कि I तो कर ही रहे साथ में J भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रेपिटेटिव वर्क हो गया। तो अब हमें माइंड में लाना कैसे कि यहाँ पर स्टैक लग सकता है। तो अब जो वो रेपिटेटिव वर्क होगा, लेट मी राइट, वो I से n तक होगा, ठीक है। तो I तो है क्या है, वो काम करेगा ही करेगा पूरा, हमें ये इनर लूप का देखना है ना। तो उसमें क्या होगा, या तो J सिर्फ आधा चल रहा होगा, सॉरी मैं ये यहाँ तो ये है मेरा I, ठीक है। अब मेरा क्या है, जो J है ये मेरा I हो गया, ये अभी यहाँ तक पहुँचा है। तो अब मेरा J कहाँ तक होगा, या तो मेरा J सिर्फ I तक चलेगा, ठीक है, पहला केस 1, ठीक है। केस 2 क्या होगा, वो J के आगे से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। थर्ड केस वो I से स्टार्ट होके वापस आएगा। फोर्थ केस वो n से स्टार्ट होकर I पर वापस आएगा। अगर मेरा कहीं पर भी ऐसा काम बन रहा है तो उसके अंदर मैं 100% स्टैक लगा सकती हूँ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है J इज़ डिपेंडेंट ऑन I। अगर ऐसा है जो इनर लूप है वो डिपेंडेंट है आउटर लूप के, तो मैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON कर सकती हूँ वाया स्टैक। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 100% है कि स्टैक लगेगा ही लगेगा, हम सिर्फ मॉडिफाई करना होगा हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये चीज़ है यहाँ से 100% स्टैक लगेगा ही लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इस प्लेलिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो अब हम सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, ये मैं क्वेश्चंस चूज़ कर रहे हैं करने के लिए। सबसे पहले हम नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ़्ट, नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ़्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट, स्टॉक पेयर प्रॉब्लम, मैक्स एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, मैक्स एरिया ऑफ राइट रेक्टेंगल इन बाइनरी मैट्रिक्स, रेन वाटर ट्रैप,
implementation min stroke without extra space and with extra space, implementation stack using heap, celebrity problem, longest valued parenthesis and iterative tower of Hanoi। ठीक है, तो अब हम ये 13 क्वेश्चंस इस प्लेलिस्ट में सॉल्व करेंगे और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल एबल टू सॉल्व, इट्स माई गारंटी। इससे बाहर कोई आ ही नहीं सकता स्टैक का, अगर आएगा तो मतलब पैटर्न समझ में आ जाएगा, यू विल एबल टू सॉल्व।